हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपके जो है 7 लेक्चर बने हैं और चैप्टर नंबर 1 में आपके टोटल 8 लेक्चर बने हैं। तो जिसने भी अभी तक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं तैयार किया है तो वो वीडियो को देखकर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तैयार कर ले। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ऐसी तरीके से बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि आपके पास बुक हो या नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वीडियो के थ्रू ही, वीडियो देखकर ही आप सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर वीडियो को आप ध्यान से देखें तो। और वीडियो, सबसे पहली बात तो यह है कि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है ये आपको तभी पूरा अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको काफ़ी फोकस करना है और उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ना है चैप्टर है विद्युत धारा। तो सबसे पहला जो है विद्युत धारा के बारे में जानना होगा। ठीक है, आगे आवेशों का प्रवाह, यानी जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तभी जो है धारा का प्रवाह होता है। तो उसको भी पढ़ना है कि आवेश जो है चालक में किस तरीके से प्रवाहित होते हैं, कैसे प्रवाह उसका होता है, ये भी पढ़ना है। अनुगमन वेग, हाँ आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो अनुगमन वेग है इसको आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध और अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये चीज़ें आप बहुत ही केयरफुली से देखिएगा। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध आपको बताया जाएगा जो कि होता है I बराबर NEA/VD, जहाँ पे N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है तार के क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल, BD क्या है अपवाह यानी अनुगमन वेग है, जिसको इंग्लिश में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है हमको विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में। विशिष्ट चालकता पढ़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है, वैद्युत ऊर्जा अथवा शक्ति भी पढ़नी है हमको, वैद्युत सेल पढ़ना। अब सेल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे वैद्युत सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि वैद्युत सेल होता क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विभवांतर क्या होता है। ठीक है, सेल का टर्मिनल विभव क्या होता है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेलों का संयोजन, सेल को हम किस तरीके से जोड़ें। तो सेलों में भी आपका जो है 3 क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम होता है और तीसरा जो आपका होता है वो मिश्रित क्रम होता है। यानी कुछ सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें और कुछ सेलों को समांतर क्रम में। तो वो सारी चीज़ें आपको वैद्युत सेल के अंतर्गत बताई जाएंगी। किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन सेतु, इस पर हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मीटर सेतु और विभवमापी, तो आपके ये जो इधर चीज़ें हैं व्हीटस्टोन सेतु, इससे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लेकिन रही बात मीटर सेतु की, तो मीटर सेतु इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आपका प्रैक्टिकल भी बेस्ड है, विभवमापी भी आपका प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। तो ये टॉपिक तो आप आसानी से बहुत अच्छे से ही ध्यान देकर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला टॉपिक लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा की जो आप डेफिनेशन जानते हैं या क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वही डेफिनेशन काफ़ी सटीक डेफिनेशन भी है और बुक की भी डेफिनेशन यही है और यही जो है लगभग सभी को याद भी हो जाएगी, काफ़ी आसान है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है बटे में टाइम होना चाहिए, तो आवेश का मतलब हो गया Q बाई T। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, सेकेंड। ये इसका SI मात्रक है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक, ये हो गई। और ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है या स्केलर है, यानी सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम बता दें आपको, विद्युत धारा जो है ये आपकी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश। ठीक है, ये आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है,
ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी अगर बीमा की बात करें तो इसकी बीमा जो होती है वो ए होती है इसकी, ठीक है। डायमेंशन यानी बीमा की अगर बात करें तो आई की जो बीमा होती है वो ए होती है, ठीक। तो धारा के बारे में इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ और, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर, तो आई बराबर क्या होगा, Q बाई टी। तो 1 एम्पियर कैसे होगा, यदि टी बराबर 1 सेकेंड, यदि टी बराबर 1 सेकेंड मान लिया जाए, तो Q बराबर आई बराबर क्या होगा, Q, ठीक है। यानी प्रति सेकंड कितने आवेश निकल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो Q बराबर होता है एन ई, Q बराबर क्या होता है एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धारा का मान कितना है 1 एम्पियर, Q को भी यदि हम 1 मान लें, ठीक है। यदि Q बराबर भी 1 कूलाम हो जाए तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो I बराबर क्या हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब I की जगह 1 रखो और Q की जगह क्या एन ई, ठीक है। E की एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ई, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो 1 की पावर 10 की पावर जो 19 है ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 की पावर क्या हो गया प्लस का 19, ठीक है। इसको इधर देखिए, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा मैं आगे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज़्यादा सही रहेगा। तो n इक्वल टू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 90, ऊपर पॉजिटिव हो गया। अब 1 में 1.6 से भाग करना है, ठीक है। भाग काफ़ी आसानी से देखिए समझा रहे हैं, काफ़ी लोगों को बायो वालों को प्रॉब्लम होती है, तो देखिए किस तरीके से भाग करना है। 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 10 हो गया। अब आसानी से जाएगा कितना, ठीक है। अब इसको 16 मानिए और इसको 10, ठीक है, ये हो गया। तो 16 के 16 की टेबल आप पढ़ते जाइए, यानी 1.6 बाद में हम कर लेंगे उसको। तो 16 छक्का 96, 16 6 बार ले जाते हैं, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव रख देंगे, ठीक है। यहाँ 10 है, यहाँ 9.6 तो चला जाएगा, 6 बार गया, दशमलव रख 4, ठीक है। अब 0 फिर आ गया, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32, ठीक है, ये हो गया। फिर 8, 16 पंचे 80, कैंसिल हो गया। अगर आपको और आसानी से समझना हो और आसान तरीके से तो यहाँ आ जाइए, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 16, ठीक। अब 16 को भाग दे दो, 10 में जो है 16 से भाग करना। अब देखिए 100 हो गया, 6 96 4, 0 अपने आप आ जाएगा, 32 2 बार जाएगा, उसके बाद 8 0 5 बार जाएगा, ठीक है। कितना गया 0.625 गुणे 10 घात 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब दशमलव को 1 अंक आगे ले लो गणित की भाषा में, तो 6.25 गुणे 10 घात 18, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। इतने जो है इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं, कब, जब धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक है। अगर आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाए तो आप बोल सकते हैं अगर किसी चालक तार से 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं तो उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए, यहाँ से आपकी क्लियर हो गई, 1 एम्पियर, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख सकता है। हम दोबारा बोल देते हैं कि यदि किसी चालक तार से 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि आवेशों का प्रवाह, यानी आवेश जो है किस तरीके से प्रवाहित होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है चालक में देख लेते हैं, ठीक है।
कि आवेश किस तरीके से प्रवाहित होते हैं। वैद्युत चालन या कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये आपको सिलेबस से थोड़ा डीप जा रहे हैं ना, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डीप है नहीं, फिर भी हम आपको डीप में समझा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ से आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, रिव्यू दे देते हैं। जो हमारे चालक तार होते हैं या जो हमारे ठोस होते हैं या चालक होते हैं, उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने भी विद्युत के सुचालक होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर जिग जैग मोशन करते हैं। जैसे आप जार में मछली को देखे होंगे कि वो कभी इधर तो कभी उधर, या उसमें कई सारी मछलियाँ होती हैं तो कुछ इधर भागती हैं कुछ उधर भागती हैं, फिर दो टकराती भी हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भी वही है, जिग जैग मोशन करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और टकरा के अपने एनर्जी क्या करते हैं, लॉस करते रहते हैं। तो जब इनको हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इधर उधर जिग जैग मोशन में कर रहे हैं, वो एक निश्चित डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, तो वो इधर भगेगा। तो अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे दूर भगेगा, यानी पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और हमेशा जो है वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा। अब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो धारा की दिशा इधर प्लस से, धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा की दिशा आपसे कभी भी पूछा जाए, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, व्यवहारिक में ऐसे एग्जामिनर वगैरह पूछ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। पूछे धारा की दिशा कैसे होती है, तो अगर आप बोल दें प्लस से माइनस की ओर, या तो बोल दें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलता है, और विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की चलने की विपरीत दिशा में होती है। इतनी बात क्लियर है। ओके, ठीक, तो अब देखिए इसी में कुछ और चीज़ें बता देते हैं जो अगले टॉपिक में काम आने वाली हैं। आगे हमें पढ़ना अनुगमन वेग। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए श्रांति काल क्या होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो कर्मागत इलेक्ट्रॉन अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के टकराने में जो समय लगता है उसी को हम कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं, श्रांति काल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो श्रांतिकाल समझ में आया। दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसी को कहते हैं हम श्रांति काल, और इसे टाउ से डिनोट करते हैं। इसलिए इसको यहाँ बता रहे हैं क्योंकि आगे जो आप टॉपिक पढ़ना है अनुगमन वेग, उसमें इसका जो है थोड़ा सा यूज है, क्योंकि तो देखिए अगला टॉपिक है अनुगमन वेग। हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आपका कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक छूट जा रहा हो तो आप प्लीज़ उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए कि सर ये टॉपिक छूट गया है, ये टॉपिक आप जो है नहीं पढ़ाए हैं। क्योंकि इस समय लॉकडाउन में हम भी घर आए हुए हैं, तो बुक वगैरह हमारा सब घर पर नहीं है, तो इस समय हम जो है आपको बिना बुक के पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो आप लोग हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, देखते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या चीज़ है, ठीक है। तो अनुगमन वेग की अगर हम परिभाषा देखें तो ये क्या है कि कोई भी धातु है या धातु चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जब इसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर अप्लाई कर देते हैं, यानी विभवांतर अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी और पा जाते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने लगते हैं। यानी बैटरी यानी विभवांतर लगाने के बाद ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से या जिस वेलोसिटी से चालक तार में गमन करते हैं उसी को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई धातु है, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें जो है पॉजिटिव धनायन भी पाए जाएंगे, पॉजिटिव धनायन पाए जाएंगे। जब इसके बीच हम क्या करते हैं, जब इसको हम बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, यानी विभवांतर स्थापित हो रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी अप्लाई होगा। ठीक है,
अब जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है तो वो वैद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल आरोपित करता है, क्या करता है, वैद्युत बल लगाता है, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रकार का हमेशा क्या है, चार्ज ही तो है, ठीक है, एक तरीके का चार्ज है। तो चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है, तो कितना बल लगाता है, ये फिजिकल टू क्यू ये बल लगता है। अब किसी भी चीज़ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो अगर ये गति कर रहा है उस पर और फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, और तेज गति करने लगेगा, यानी एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी उसको त्वरण मिल जाएगा। बुक की भाषा में अगर बात करें तो उसको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। और अगर हम लोग नॉर्मली बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो है ज़्यादा तेज़ी से गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब ये एक्सेलरेट हो जाते हैं तो ये जो है अपने पास उपस्थित धनायन से जाके टकरा जाते हैं, और जितना जो है ये वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी जितनी एनर्जी पा रहे हैं वो एनर्जी धनायन से टकरा कर खो देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, और वही जो स्लो स्पीड इसमें बची रहती है उसी को कहते हैं अनुगमन वेग। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन ये बन रही है। तो जो बैटरी लगाते हैं वो क्या करता है, इसको एक्सेलरेट यानी त्वरित नहीं कर पाता, बल्कि एक सूक्ष्म नियत वेग ही और एक निश्चित डायरेक्शन में देता है। ये क्या करते हैं, पहले तो इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन जब बैटरी लगाई जाती है तो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो वही बैटरी जो है इनको ज़्यादा गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वो तार की लंबाई की दिशा में इसे क्या करता है, थोड़ा सा सूक्ष्म नियत वेग दे देता। ये लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड दे पाता है, ठीक है। और इसी सूक्ष्म नियत वेग को हम लोग कहते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो जो आपका ये अनुगमन वेग तथा धारा में जो संबंध है, तो धारा I बराबर होता है NEA/VD, ठीक है, NEA ये आपका संबंध है। और बोर्ड एग्जाम में जो है इसी संबंध के अकॉर्डिंग पर ओम के नियम की उत्पत्ति पूछी जाती है। तो इसलिए ये जो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है, ये इस टॉपिक को हम कल डिराइव करेंगे, और इसको डिराइव करने के साथ साथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम भी वहीं तुरंत बताएंगे। इसीलिए इसको आज नहीं बता रहे, क्योंकि अगर आज इस टॉपिक को बताएंगे तो कल फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसीलिए कल बता के और तुरंत जो है ओम का नियम पढ़ाएंगे। ओके।